Chapter 3 Issue of Shares Part 1 Classification of Share Capital Authorized, Nominal or Registered Capital. Authorized capital is the maximum capital authorized by Memorandum of Association that a company can raise by issuing of shares. ऑथराइज कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो कंपनी जब चालू होती है तब उनको एक अथॉरिटी मिलती है. ये एक मैक्सिमम कैपिटल है, इसके ऊपर आप एक भी पैसा लोगों से नहीं ले सकते. इट इज़ अ ऑथराइज एंड मैक्सिमम कैपिटल. कंपनी को परमिशन मिलती है इतना ही कैपिटल आप लोगों से ले सकते. और ये कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई किया रहता है, उसके कैपिटल क्लॉज में लिखा हुआ होता है. It is also called as registered capital as it is mentioned in the capital clause of memorandum of association. उसको दूसरा नाम रजिस्टर कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि वो मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में लिखा रहता है. The company pays stamp duty on this amount at the time of incorporation. मतलब आपका जितना कैपिटल होगा उतना आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा. अगर आपका कैपिटल जितना ज़्यादा कैपिटल उतनी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी, जितना कम कैपिटल उतना कम स्टैम्प ड्यूटी. Authorized capital is calculated considering the need of capital of company and the present and in future. तो ऑथराइज कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कंपनी की ज़रूरत हो कितनी की है, कंपनी कितने लेवल तक का प्रोडक्शन करने वाला है, कितने बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करने वाला है, ये सब कुछ सोच के आज की ज़रूरत है और भविष्य में कितनी ज़रूरत गिरने वाली है, ये सब देख के एक ऑथराइज कैपिटल फिक्स किया जाता है. Authorized capital is also called as a nominal capital as usually a company never issue entire authorized capital. तो इसको nominal capital भी कहा जाता है. और वैसे देखा जाए कौन से भी कंपनी जो भी authorized capital दिया रहे पूरा का पूरा एक ही बार इशू नहीं करते, उन लोग थोड़ा थोड़ा करके उसको इशू करते हैं. Issued and unissued capital. Issued capital is that part of authorized capital which is offered by company to prospective investors for subscription. अब जो authorized capital है उसमें से थोड़ा सा पार्ट कंपनी लोगों को बेचती है, उसको हम लोग issued capital कहते हैं. हम लोग अभी एग्जांपल लेते हैं. हम लोग का authorized capital 10,000 है. फिलहाल कंपनी ने 4,000 ही मार्केट में बेचा है. जो 4,000 बेचा है मतलब बेचने चाह रही है उसको हम लोग issued capital बोलते हैं. और 10,000 में से 4,000 इशू कर दिया तो बाकी का कितना बचा 6,000. तो अभी तक वो बेचा नहीं है, उसको हम लोग अनइशूड कैपिटल ऐसा कहेंगे. Thus the shares that company is offering to the public to buy. तो ये एक ऑफर होती है लोगों को शेयर्स लेने के लिए. The balance part of authorized capital not offered to the public is called as a unissued capital. मतलब जो इन्वेस्टर्स पब्लिक को ऑफर किया गया है उसको इशूड कैपिटल, और जो ऑफर नहीं किया गया है उसको अनइशूड कैपिटल. इन फ्यूचर द कंपनी कैन इशू शेयर फ्रॉम अनइशूड कैपिटल. मतलब जो अनइशूड आपका रह गया है भविष्य में वो वापस उन लोगों को देंगे, इशू करेंगे. सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब. चलो मैं एग्जांपल हम लोग का वापस एक बार दोहराता हूँ. ऑथराइज कैपिटल 10,000 का था, उसमें से 4,000 हम लोग ने इशूड किया था और 6,000 अनइशूड हो गया था. अब 4,000 मार्केट में बेचने के लिए हम लोग तैयार है. तो हम लोग ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, लोगों को बता दिया कि हम लोग को 4,000 शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए. अब जब 4,000 में से जितने शेयर्स लोग ले रहे हैं उसको हम लोग सब्सक्राइब बोलेंगे, और जितने शेयर्स नहीं ले रहे उसको हम लोग अनसब्सक्राइब बोलेंगे. Subscribed capital is that part of a issued capital which had been subscribed or taken up by investors. मतलब सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल है जितना हम लोग ने मार्केट में शेयर्स बेचे हैं उसमें से कितने लिए हैं उसको हम लोग सब्सक्राइब बोलेंगे, और जो नहीं लिए हैं उसको हम लोग अनसब्सक्राइब बोलेंगे. द पब्लिक मे और मे नॉट सब्सक्राइब फॉर द एंटायर इशू ऑफ कैपिटल. या तो पूरा का पूरा भी ले सकते हैं या तो उसमें से थोड़ा ले सकते, थोड़ा भी नहीं ले सकते, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड. Hence, the part of the issued capital not subscribed by the investor is called as the unsubscribed capital. और जो part unsubscribed मतलब जो लोगों ने लिया नहीं है उसको हम लोग unsubscribed capital ऐसा कहेंगे. तो एग्जाम्पल हम लोग का ऐसा था, हम लोग ने 4,000 शेयर्स मार्केट में बेच रहे थे
उसमें से 3000 ले लिए, 1000 नहीं लिए। जो 3000 ले लिए उसको हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब, और 1000 जो नहीं लिए उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब। थस सब्सक्राइब कैपिटल मे बी इक्वल और लेस देन द इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल या तो इक्वली होना चाहिए जो इशूड किया हुआ, या उसके कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Called up, uncalled up and reserve capital. At the time of issue, full value of shares is usually not demanded by the company. अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पकड़ के चले हम लोग का एक शेयर्स का वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी मार्केट में तो पूरा का पूरा 100 रुपीज़ एक साथ डिमांड नहीं करेगी। वो क्या बोलेगी, हमको थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो। तो यहाँ और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप अप्लाई करोगे, मतलब आप कंपनी जब आप अप्लाई करें तो कंपनी फ़िलहाल सिर्फ आपसे 30 रुपीज़ डिमांड करी, तो जो 30 रुपीज़ डिमांड करी उसको हम लोग कॉल्ड अप बोलेंगे। बाकी का 30 रुपीज़ हम लोग ऑन कॉल्ड अप, तो 30 हम लोग का हो गया 60, और 40 हम लोग साइड में रखेंगे, उसको हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। कंपनी कलेक्ट द फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट एज पर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। तो ये जो पूरा 100 रुपये उन लोग इंस्टॉलमेंट में लेते जैसे उनकी ज़रूरत गिरती है वैसे। ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज अ कॉल्ड, हर एक इंस्टॉलमेंट को कॉल ऐसा कहा जाता है। अ कॉल्ड अप कैपिटल इज अ दैट पार्ट ऑफ शेयर सब्सक्राइब कैपिटल विच अ कंपनी हैज़ कॉल्ड और डिमांडेड टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर। तो कॉल्ड अप कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो सब्सक्राइब कैपिटल के ऊपर हम लोग ने डिमांड किया है लोगों से पैसा पे करने के लिए, कितना जितना स्पेसिफाई किया है उसको हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल। द बैलेंस कैपिटल विच इज़ नॉट डिमांडेड फ्रॉम द शेयर इज कॉल्ड एज द अनकॉल्ड, मतलब जो हम लोग ने पैसा डिमांड ही नहीं किया है उसको हम लोग अनकॉल्ड कैपिटल कहेंगे। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, मतलब अभी एग्जाम्पल मैंने दिया था 100 रुपीज़ का शेयर था, 30 रुपीज़ हम लोग ने कॉल्ड किया, तो बाकी का 70 बचा, तो 70 में से थोड़ा रिजर्व रख सकते हैं और अनकॉल्ड है। A company can decide to keep aside a part of its uncalled capital to be called up only at the time of winding of a company to meet its finance requirement। तो तभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, वो अनकॉल्ड कैपिटल है 70 रुपीज़, उसमें से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 30 रुपये हम लोग साइड में रखते हैं, जब कंपनी बंद गिरने की बारी आएगी, अगर कुछ बुरे वक्त आएंगे तब ये 30 रुपये हम लोग डिमांड करेंगे, तो उसको हम लोग रिजर्व कैपिटल करके कहेंगे। Paid up capital and calls in arrears. Paid up capital is a total amount of money actual paid up by shareholders when company has called up or demanded them to pay। तो पेड अप कैपिटल मतलब हम लोग ने जितना पैसा कॉल किया था, पकड़ के चलो हम लोग ने 30 रुपीज़ डिमांड किया था। अब ऐसे होता है कि 30 जो डिमांड किया और कितने शेयर्स के ऊपर था, 3000 शेयर्स के ऊपर, तो पूरे के पूरे 3000 शेयर्स वाले पैसे पे कर सकते हैं और या नहीं भी पे कर सकते हैं। तो जिन्होंने पे किया उसको हम लोग पेड अप कैपिटल बोलेंगे, और जिन्होंने पेड नहीं किया उसे हम लोग कॉल्स इन एरियर्स कहेंगे। द अमाउंट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स और अनपेड कॉल्स। एवरी शेयर होल्डर्स हैज़ टू पे कॉल्स एज एंड व्हेन कंपनी डिमांडेड। तो हर एक शेयर होल्डर्स को कॉल मनी पे करना पड़ेगा जब कंपनी डिमांड करती है तब। फेलियर टू पे द कॉल्स मे लीड टू फोरफिटेड ऑफ शेयर्स। अगर आपने ये कॉल मनी पे नहीं किया तो आपके शेयर्स फोरफिटेड हो सकते हैं, जब्त हो सकते हैं। फोरफिटिंग टेकिंग अवे ऑफ द शेयर्स बाय कंपनी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। तो अगर आपके कॉल के पैसे पे नहीं कर रहे तो आपके शेयर्स आपसे छीन ले जाएंगे। इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी में नीड्स कैपिटल टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और टू एक्सपांड or diversification is existing business or to repay its old debt। कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत करती है जब नया प्रोजेक्ट चालू करना है, या बिजनेस एक्सपांड करना है, या बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है, या अपने जो जुने लोन्स है वो पे करने के लिए। इट कैन रेज फंड बाय टेकिंग लोन्स और राइजिंग बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा। अब ये पैसा कैसे ला सकता है, या तो लोन ले सकता है, या तो मार्केट में शेयर्स इशू कर सकता है, डिबेंचर्स इशू कर सकता है, या बोनस इशू कर सकते हैं। इन केस ऑफ कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स इट कैन इशू। तो कंपनी को अगर मार्केट में शेयर्स बेचना है तो वो इशू कर सकता है प्रेफरेंस शेयर्स या तो इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का दूसरा नाम ऑर्डिनरी शेयर्स है। मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स।
Public issue or public offer of shares. Public issue or offer means offering the shares to public. This is the most common method of use by the company. मतलब जब शेयर्स इशू करता है मतलब पब्लिक को ऑफर दी जाती है, उनको ऑफर दे जाते हैं कि आप अपने हम लोग के कंपनी के शेयर्स ले सकते हो, और ये कॉमन मेथड है, हर एक कंपनी यही थिंग अप्लाई करती है. द कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस. तो कंपनी प्रोस्पेक्टस मार्केट में बेचती है, मतलब इशू करती है, तो सब्सक्राइब वो प्रोस्पेक्टस पढ़ के लोग उस प्रोस्पेक्टस में फॉर्म होता है, वो फॉर्म भर के कंपनी को अप्लाई करता है और हम लोग को शेयर्स चाहिए, ऐसे उन लोग डिमांड करते हैं. अ कंपनी कैन यूज 2 प्राइसिंग मेथड टू ऑफर शेयर्स टू द पब्लिक. तो 2 प्राइसिंग मेथड्स उन लोग रख सकते हैं कंपनी पब्लिक के लिए. फिक्स price issue method. Under this method, company state in the prospectus the quantity and the price at which shares are offered to the public. तो एक मेथड में ऐसा होता है, प्रोस्पेक्टस में क्लियर कर बताया जाता है कि हम लोग इतने ही शेयर्स बेचने वाले हैं और इसका प्राइस इतना ही है, तो उसको फिक्स प्राइस कहा जाता है. द सब्सक्राइबर इन्वेस्टर आर आस्क्ड टू पे द सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स और एंटायर इश्यू प्राइस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. तो वहाँ एक कंडीशन रखी जाती है कि आपको या तो आधा पैसा या थोड़ा पैसा पे करना है जब आप अप्लाई करोगे तब. कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ हिज शेयर्स ओनली आफ्टर सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स. तो कंपनी को तभी पता चलता है जब उसका सब्सक्रिप्शन पीरियड, जो भी पीरियड होता है, आप एप्लीकेशन पीरियड होता है 3 या 4 दिन का ही रहता है, और 3 या 4 दिन में अप्लाई करना है. जैसे लास्ट डे ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तब एंड ऑफ द डे कंपनी को पूरा पता चलता है कि हम लोग के पास कितना डिमांड आया है शेयर्स के लिए. Company can issue shares at a par or premium. The fixed price method is used for all types of issue, public issue, right issue, ESOS, etc. मतलब ये fixed method right issue, public issue में और ESOS में भी यूज किया जाता है. Issue of shares at a premium. When shares are issued above the face value of shares, it is called as a share premium. मतलब जो कंपनी जो शेयर्स का प्राइस होता है 100 रुपीज़ से पकड़ के चले, अगर 100 रुपीज़ का शेयर्स हम लोग 150 में बेच रहे, 50 रुपये ज़्यादा ले रहे, तो हम लोग उसको प्रीमियम बोलेंगे. एग्जाम्पल, अ शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू 100 और इशू एट 150. 50 इज अ प्रीमियम एंड कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और उसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में वो 50 रुपये डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा. The premium cannot be considered as a profit and so cannot be used for distributed or dividend. तो ये प्रीमियम प्रॉफिट नहीं हुआ और उसको डिविडेंड करके बांट नहीं सकते हम लोग. The Company Act has not laid down any restriction on issue of shares of premium. तो कंपनीज एक्ट ने अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शन रखा नहीं है, आपको जितना चाहिए उतना प्रीमियम हो सकता है. कभी कभी जो टॉप क्वालिटी कंपनी रहती है वो 100 रुपये का शेयर्स 10,000 मतलब 2,000 में बेचती है, मतलब 1,900 वो पूरा प्रीमियम होता है. कंडीशन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब जो सिक्योरिटी प्रीमियम है अगर आपके पास आ गया तो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए कंडीशन डाली है कंपनीज एक्ट में. पहला, इट कैन बी यूज इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, मतलब आप ये जो यूज़ करेंगे तो बोनस शेयर्स देने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं प्रीमियम. टू राइट ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के बहुत एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में, उसको प्रीमिलरी एक्सपेंसेस बोलते हैं. ये ऐसा एक्सपेंस होता है, वन टाइम खर्चा होता है बहुत बड़ा, वो कम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. टू राइट ऑफ कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड और एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, अगर आपके शेयर्स डिस्काउंट पे गए हैं या तो शेयर्स बेचते वक्त खर्चा हुआ है, वो कम करने के लिए आप ये प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं. टू पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंसेस और डिबेंचर्स, जब प्रेफरेंसेस को पे करने की बारी आएगी, डिबेंचर्स को पे करने की बारी आएगी, तब आप ये प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड आता है बुक बिल्डिंग मेथड. अंडर दिस मेथड द इश्यूअर कंपनी डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स and the issue price at which its shares will be sold by bidding process. अब इस मेथड में कैसा होता है, यहाँ क्वांटिटी और प्राइस स्पेसिफाई नहीं होती है, तो उसको बिडिंग मतलब बोली लगाना पड़ता है.
जो जितना ज़्यादा की बोली लगाएगा उतने हिसाब से शेयर्स का अलॉटमेंट और इशू किया जाएगा। द कंपनी इशू रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस विच कंटेन प्राइस रेंज और प्राइस बैंड एंड आस्क्स इन्वेस्टर टू बिड ऑन इट। तो इस टाइम हम लोग रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, उसमें प्राइस रेंज दिया रहता है, मतलब उस रेंज के अंदर आपको बिड करना है। तो पकड़ के चलो ऐसा रहेगा 100 to 200 ऐसा रेंज दिया रहेगा, तो आपको बोली लगाना है 100 के 10 शेयर चाहिए या आप बोलेंगे 150 चाहिए, जो रेट लगाएंगे उसके ऊपर। द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड इज कॉल्ड एज अ फ्लोर प्राइस एंड वाइल द हाईएस्ट एंड इज कॉल्ड एज अ कैप प्राइस और सेलिंग प्राइस। अभी कंपनी ने रेंज दिया है 100 और 200, एक एग्जांपल पकड़ते हैं। 100 किसी ने भी नहीं लगा, हर एक जन ने 110 से चालू किया, किसी ने 110 से चालू किया और मैक्स टू मैक्स एक ने 180 में डाल दिया, तो 110 फ्लोर प्राइस हो गया और 180 कैप प्राइस हो गया। द फाइनल प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर टू द इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज अ कट ऑफ प्राइस। तो 110 और 180 का जो एक प्राइस हम लोग डिस्क्राइब करेंगे उसको हम लोग कट ऑफ प्राइस बोलेंगे। Investor can bid any number of shares. Investors can bid any number of shares that they are willing to buy at any price with a price band. तो इन्वेस्टर कितने भी नंबर चाहिए वो पुट आउट कर सकता है और उसी प्राइस ब्रांड जो उन लोग ने स्पेसिफाई किया है उसमें आपको अप्लाई करना है। बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 days और ये 5 दिन तक 5 दिन के अंदर आपको बोली लगाना है। The bid along with the application money is to be submitted to the lead merchant bank called as the book runner who enter the bid in the book. तो ये भी ज़रूरी है, आप जितना बिड कर रहे हैं उतना आपको बैंक में पैसा भी जमा करना होगा, खाली बोल के नहीं होगा, क्योंकि बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है। इसके लिए आपने अगर 120 बोला है, 130 बोला है और आपको 100 शेयर चाहिए तो 120 into 100 इतना आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, उन्होंने जो बैंक स्पेसिफाई किया है वो। After bidding is over, company fix cut-off price based on the highest or best price at which all shares on offer can be sold. तो यहाँ फिर उन लोग एक प्राइस फिक्स करते हैं और ऐसा देखते हैं कि हर एक को शेयर्स मिले और एक बेस्ट प्राइस उन लोगों को पुट करते हैं, ना ज़्यादा ना कम, तो सब लोग ले सकते हैं इस हिसाब से। कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस विच कंटेन द फाइनल प्राइस, फिर उसके बाद ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा, उसमें फिर फाइनल प्राइस और कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं वो स्पेसिफाई किए जाएंगे। Book building method is used for the public issues, that is IPO or FPO. Investors can bid any number of shares and they are willing to buy a price with the band rates. Okay, ये हम लोग का वापस रिपीट हो गया। Issue of shares at a discount. कंपनी एक्ट्स प्रोहिबिट ए कंपनी टू इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट। नॉर्मली कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पे दे सकते हैं, मगर नए रूल्स के हिसाब से कौन से भी कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट में नहीं दे सकता है, ये न्यू रूल है। हावेवर इट मे अलाउड इन अ सर्टन एक्सेप्शनल केस, मगर कुछ एक्सेप्शनल केस में ये अलाउड कर सकता है। व्हेन शेयर्स आर इशूड टू क्रेडिटर्स, मतलब जब आपको क्रेडिटर्स को देना है तब। व्हेन द डेब्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स अंडर द रिस्टोरेशन और डेप रिकंस्ट्रक्शन स्कीम एज पर द RBI और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इन्हीं कंडीशंस में, मगर आपका कोई डेप्थ है, मतलब आपका लोन है और उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तब आप अपने शेयर्स डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, मगर पब्लिक को हम लोग इशू डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज IPO। इन IPO ऑफर शेयर्स ऑफ अ कंपनी टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है IPOs में। अ न्यू कंपनी और एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच हैड रेज इट्स कैपिटल अर्लियर फ्रॉम प्रोमोटर्स और अदर इन्वेस्टर्स में ऑफर इट्स शेयर्स टू पब्लिक व्हेन इट इज नीडेड ऑफ फ्रेश फंड। तो या तो नई कंपनी या तो ऑलरेडी कंपनी है, पहले उन लोग ने शेयर्स बेच चुके होते हैं, अभी उनको एक नए इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, फ्रेश फंड की ज़रूरत है, तो उन लोग IPOs के द्वारा अपने शेयर्स बेच सकते हैं। द फर्स्ट टाइम द कंपनी ऑफर इज शेयर्स टू पब्लिक इज कॉल्ड अ इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब फर्स्ट टाइम शेयर्स मार्केट में दिए जाते हैं तो हम लोग उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, इसके लिए IPO उसको कहते हैं। बिफोर IPO कंपनी इज नॉट
अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड। तो IPOs के पहले वो कंपनी लिस्टेड नहीं होती है और ये प्राइवेटली हेल्ड होता है, मतलब ये प्राइवेटली एक तरीका होता है कंपनी के शेयर्स देखने के लिए कितने जा रहे हैं मार्केट में। बट आफ्टर IPO कंपनी बिकम अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर इन द ओपन मार्केट। तो जैसे ही IPOs होने के बाद कंपनी लिस्टेड हो जाती है और उसके बाद आपके जो भी शेयर्स है ओपन मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज से आप ले सकते हैं। अ कंपनी कैन मेक IPO थ्रू फिक्स प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। तो जो भी कंपनी है अपने IPOs या तो फिक्स प्राइस लगा सकती है और बुक बिल्डिंग मेथड से भी जा सकती है। Further public offers or follow-on public offer, that is FPO. When company issue shares to the public after an IPO is called as further public offer। मतलब IPO के बाद और दूसरे शेयर्स मतलब और इशू किए जाते हैं लोगों को, उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहा जाता है। Thus every issue of shares by listed company after IPO is called as a FPO। मतलब IPO के बाद वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाते हैं और जैसे वो लिस्टेड हो जाते हैं वो FPO पे कैटेगरी में आ जाते हैं। FPO लीड्स टू एन इंक्रीज इन सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो FPO आपके कैपिटल इंक्रीज करने में मदद करता है। थैंक यू।